स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में पूरा अर्थशास्त्र, क्योंकि फर्स्ट एग्ज़ाम लैंग्वेज सब खत्म होने के बाद पहला एग्ज़ाम एसएसटी का ही है। तो एसएसटी का जो एग्ज़ाम है उसमें जितना भी एमसीक्यू आएगा आज का वीडियो में, तो आज का वीडियो में इकोनॉमिक्स का 10 क्लास के इकोनॉमिक्स का सभी एमसीक्यू, जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर का एमसीक्यू एक ही वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। बस एक वीडियो देख के जाना है इस वीडियो को, इकोनॉमिक्स का किस्सा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद भूगोल, इतिहास, इसी तरह सभी का एक ही वीडियो में पूरा एमसीक्यू खत्म कर देंगे। बस एक वीडियो को बार बार देखना है, बार बार सुनना है और याद कर लेना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले विकास चैप्टर में आते हैं। विकास में सबसे पहले आते हैं, जितना भी ब्रह्म प्रेस में क्वेश्चन एमसीक्यू दिया है सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो किसी भी देश का विकास जो है वो प्रति व्यक्ति आय, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, औसत साक्षरता स्तर और ये तीनों में डिपेंड करता है, इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन इनमें से सभी। किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित होता है? तो प्रति व्यक्ति आय, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और औसत साक्षरता दर, तीनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 लगा देना है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो श्रीलंका की स्थिति मानव विकास के लिहाज से अगर देखा जाए तो श्रीलंका की स्थिति भारत से बेहतर है। तीसरा क्वेश्चन है, वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय खाली स्थान अथवा कम है निम्न आय वर्ग के देश कहलाते हैं? तो यूएस डॉलर में अगर $955 से कम है प्रति व्यक्ति आय तो उसको निम्न आय वर्ग के देश में गिना जाता है, ठीक है। शिशु मृत्यु दर किस बात की सूचक है? तो किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चा पैदा हुआ 1000, जिसमें से एक वर्ष के आयु 1 साल होते होते कितने लोग मरे, कितने बच्चे मरे? तो मर जाने वाले बच्चों की संख्या को ही मृत्यु दर कहा जाता है, शिशु मृत्यु दर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का लक्ष्य हो सकता है? तो बेहतर मजदूरी। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है तो बेहतर मजदूरी मिले, वही उसका विकास का दर है, वही उसका विकास है। 6 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 2000 में 16,500 थी प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2000 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है, यानी सबसे बेहतर है? तो विकास के हिसाब से श्रीलंका ठीक है, भारत, नेपाल, पाकिस्तान के कंपेरिजन में। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक खाली स्थान में प्रदर्शित करता है? तो लोगों का संपूर्ण विकास को ये प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प विकसित देश है? तो भारत, चीन, बांग्लादेश, तीनों का तीनों अल्प विकसित देश है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से हम क्या पाते हैं जब हम एक देश के राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से भाग देते हैं? तो पूरे देश का राष्ट्रीय आय जो है उसको जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय सामने निकल कर आता है, पहला नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व में 15+ के आयु समूह में अनपढ़ जनसंख्या का सबसे बड़ा आकार है? तो बांग्लादेश में अनपढ़ जनसंख्या का सबसे बड़ा आकार है, 4 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? तो यूएनडीपी के द्वारा पेश की जाती है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, तीनों सही है, तो इनमें से सभी लगा देना। नवीकरणीय साधन का उदाहरण है? तो नवीकरणीय साधन का उदाहरण है भूमिगत जल। लोगों के विकास के लक्ष्य खाली स्थान होते हैं तो भिन्न भिन्न या परस्पर विरोधी होते हैं, यानी हर एक इंसान का, हर एक लोगों का विकास का लक्ष्य अलग अलग होता है ना। कोई मजदूर है तो अच्छा मजदूरी मिले, रोज दिन में काम मिले, वही उसका विकास का दर है। हम यूट्यूबर है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चले, अच्छा खासा यूट्यूब से पैसा कमाए, ये विकास का दर हो सकता है। तो इस तरह से सबका विकास का दर अलग अलग है। वे देश जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वो विकसित देश के श्रेणी में आता है। सतत विकास का उद्देश्य क्या है? तो विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए हो तो उसी को सतत विकास कहते हैं, ठीक है, सतत पोषणीय विकास। निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल, भारत में केरल की साक्षरता दर, यानी पढ़े लिखे लोग केरल में सबसे ज़्यादा है। यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 है
तथा जनसंख्या 5000 है तो उस देश की कुल आय कितने होंगे? तो प्रति व्यक्ति 500 और जनसंख्या 5000, तो गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 5 × 25 और 3 × 0 यानी 25 लाख। पहला ऑप्शन सही होगा। यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में कौन है? तो प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा दर, स्वास्थ्य, तीनों सही है। ये क्वेश्चन रिपीट किया, इससे पहले भी था। विश्व बैंक का विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार क्या है? तो वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $16,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक है वो समृद्ध देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है तो वो निम्न आय वाले देश है। तो दोनों का दोनों सही है, यानी तीसरा ऑप्शन पहला और दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो धारणीय विकास ये भावी पीढ़ी के कल्याण यानी बेहतर को प्रभावित करता है, बेहतरी को। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या होगा? तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा। एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? तो अधिक दिनों तक काम मिले, हो ही नहीं सकता, अमीर बाप का बेटी काम थोड़ी खोजेगी। उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिलती है उतनी स्वतंत्रता उसे भी मिले, ये उसका विकास का दर होगा। दूसरा ऑप्शन सही होगा, लक्ष्य होगा उसका विकास का। 25 नंबर, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन से है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, तीनों है, तो उनमें सभी लगा देना। भारत राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र आय का प्रमुख स्रोत है। सेवा क्षेत्र मतलब जैसे हम टीचर पढ़ा रहे हैं तो सेवा क्षेत्र है ना, कोई सेवा दे रहे हैं। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है नियमित रोजगार। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो छत्तीसगढ़ में। भारत किस वर्ग के देशों में आता है? तो निम्न आय के वर्ग के देशों में आता है, निम्न आय वर्ग। विकास का लक्ष्य क्या है? तो आय में वृद्धि करना, स्वास्थ्य सुविधा को विस्तार करना, नियमित रोजगार एवं बेहतरी मजदूरी, सब सही है। 4 नंबर ऑप्शन लगा देना है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास का अर्थ है। मानव विकास का अर्थ है मानव में गुणात्मक सुधार लाना। तो ये एक क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से था। आते हैं सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में आवेंगे तो सेकंड चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। पहला क्वेश्चन बन सकता है इससे, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र के गतिविधि है? तो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन करना, प्राकृतिक प्रक्रिया से, वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है, जैसे कृषि, पशुपालन, ये सब। किसी विशेष वर्ष में उत्पादित खाली स्थान के मूल्य के कुल योगफल को जीडीपी कहते हैं। तो सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हुआ उसी का मूल्य का जब जोड़ते हैं तो उसके कुल योगफल को ही जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 50 से 60% है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया? तो 200 जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 2005 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कितने दिन के रोजगार का आश्वासन दिया गया है? तो 100 दिन का रोजगार का आश्वासन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है? तो असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रिया कृषि है। प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या है? कृषि। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को औद्योगिकरण की सहायता से अन्य प्रारूपों में बदला जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्रों में। द्वितीयक क्षेत्र में क्या करते हैं? प्रकृति द्वारा प्राप्त चीज़ों को औद्योगिकरण के सहायता से अन्य प्रारूप में बदला जाता है। जैसे खेती की प्राथमिक ये हो गया क्रिया। द्वितीय क्रिया क्या हो सकता है? तो उससे जो फसल निकला, जैसे गेहूँ निकला तो उसका कोई आटा से फिर बिस्किट बना के बिस्किट की फैक्ट्री बन गया, तो बिस्किट बना रहा है तो ये सेकंड हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया, है ना, वो फैक्ट्री वाला। तीसरे से तृतीय क्षेत्र में आते हैं सेवा क्षेत्र वाले। निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र में? जैसे चीनी बनाना, तो ये क्या है? द्वितीय क्षेत्र है। अल्प रोजगार एक स्थिति है जहां लोग क्या करते हैं? तो अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, अल्प रोजगार उसको कहते हैं। कृषि डेयरी खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ये प्राथमिक क्षेत्र के कृषि डेयरी खेती। वर्ष 2010-11 में उत्पादन के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा है। इनमें से कौन संगठित क्षेत्र में कार्यरत है? तो पर्यटक निर्देशक ये संगठित क्षेत्र में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं है? तो सब्जी विक्रेता ये संगठित क्षेत्र नहीं है। 2010-11 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी था, कितना था? तो 42 लाख करोड़ रुपया था।
रेलवे खालिस्तान का उदाहरण दिए, सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक सबका क्षेत्र सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम टिस्को जैसे कंपनी के लिए लागू नहीं होता है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये टिस्को जैसे कंपनी के लिए लागू नहीं होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो खनन प्राथमिक क्षेत्र है, खनन को यानी खुदाई करना, कोयला सबका। नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर रोजगार भत्ता मिलती है? तो 15 दिनों के अंदर रोजगार भत्ता मिलती है, रोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता। उत्पादन के उद्देश्य से इनमें से प्रथम स्थान आता है, प्रथम स्थान में उत्पादन में पूंजी आता है ना, पूंजी रहेगा तभी कुछ कर सकते हो। इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो बैंक सेवा, ये तृतीय क्षेत्र। कृषि पहला क्षेत्र है, डेयरी भी प्रथम है, ये चीनी दूसरा है। इनमें से कौन द्वितीय क्षेत्र में शामिल है? तो कुम्हार द्वितीय क्षेत्र है, बुनकर भी है और दिया सलाई कारखाना वाला। तो ये सब जितना भी कारखाना उरखाना है, छोटा है चाहे बड़ा है, ये सब द्वितीय क्षेत्र के, इनमें से सभी है, हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? वानिकी, खनन, मत्स्य पालन, ये सब प्राथमिक है लेकिन बैंकिंग नहीं है, ये तीसरा क्षेत्र है। भंडारण को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो तृतीय क्षेत्र में भंडारण को शामिल किया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है, ये द्वितीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, परिच्छन बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग जहां लोग क्या होता है तो नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है, इसको बोलते हैं परिच्छन बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। तो यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये सब सेवा क्षेत्र है। जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है? तो सकल घरेलू उत्पाद, ये जीडीपी का विस्तारक रूप है, फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? तो तृतीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र में नहीं आती है? बैंकिंग आती है, अध्यापन आती है यानी पढ़ाना, कॉल सेंटर में काम करना भी आता है, मधुमक्खी पालन है, ये पहला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, इस क्षेत्र के श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। तो तृतीय क्षेत्र में माल का उत्पादन, जैसे तृतीय क्षेत्र में टीचर, हम कुछ उत्पादन थोड़ी कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। बैंक वाला कुछ उत्पादन नहीं कर रहा, बस सेवा कर, आपका पैसा का लेन देन कर रहा है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो सकल घरेलू उत्पाद। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवा और व्यापार किस क्षेत्र है? तो ये तृतीय क्षेत्र है। निम्न में से किस क्षेत्र में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है? तो द्वितीय क्षेत्र में उत्पादित नहीं होती है बल्कि निर्माण होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? तो 100 दिनों की रोजगार प्रदान करना, ये प्रमुख उद्देश्य। निम्न में से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है? असंगठित क्षेत्र। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ये 40 क्वेश्चन हो गया सेकंड चैप्टर से। आते हैं थर्ड चैप्टर में। तीसरा चैप्टर है मुद्रा और साख। फटाफट आते हैं इसके क्वेश्चन में। नई आर्थिक नीति कब बनी? तो 1991 में नई आर्थिक नीति बनी थी। भारत में केंद्रीय बैंक का नाम खाली स्थान है, तो भारतीय रिजर्व बैंक है केंद्रीय बैंक का नाम। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो साख नियंत्रण करना, ये इसका मुख्य कार्य है। आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1949 में। 1 अप्रैल 1949 याद रखिएगा। वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान प्रणाली क्या कहते थे? तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता था। जब पैसा नहीं था, वस्तु के बदले हम चीनी दे रहे हैं, तुम नमक, तो इस तरह से है ना। किस विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली में। अगला क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है नियोक्ता ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण का औपचारिक स्रोत है? तो वाणिज्य बैंक यानी जो प्राइवेट बैंक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? तो क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा है। निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अपनाई जाती है? तो रुपया अपनाई जाती है। सिंपल क्वेश्चन है। ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है व्यापारी। अनौपचारिक स्रोत ऋण का कर्जा लेने का, व्यापारी भी है, व्यापारी लोग कर्जा देते हैं किसान सबको और भारी मुनाफा ये इंटरेस्ट लेते हैं। भारत में बैंक कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? तो 15% रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक देश में कितनी केंद्रीय बैंक होते हैं? तो एक ही केंद्रीय बैंक होता है। मुद्रा का
प्राथमिक कार्य क्या है, तो विनिमय का माध्यम है मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का कार्य नहीं है मूल्य का स्थिरीकरण, ये काम नहीं है। अगला, साख के शर्तों में यह शामिल नहीं होता है, क्या, चेक। साख के शर्त में ये चेक शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बैंक के लिए आय का प्रमुख स्रोत क्या है, तो कर्जदारों और जमाकर्ताओं पर लगाए गए ब्याज के बीच में जो अंतर है वही उसका आय का मुख्य कारण है। मतलब पैसा दे रहा है तो 10% में, और ले रहा है किसी से पैसा जो ले रहा है तो ले रहा है उसको 12% ले रहा है, और 10% दे रहा है तो 2% बचा, तो वही उसका फायदा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से शर्त कर्ज लेने में शामिल नहीं है, तो कर्जदार की भूमि, ये शर्त शामिल नहीं है। ब्याज दर शामिल है, समर्थक ये सब शामिल है। निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है, तो एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, ये वस्तु विनिमय हो गया। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, व्यापारिक बैंक को के क्या कार्य है, तो व्यापारिक बैंक का कार्य है साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, सब है ना, तो सभी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चलिए चौथा चैप्टर देखते हैं, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। पहला क्वेश्चन बन सकता है, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। किसका आवागमन देखा गया, तो देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का आवागमन देखा गया है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है विकसित देशों के श्रमिकों के साथ, है ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व के देशों में बहुराष्ट्र कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग क्या है, तो स्थानीय कंपनियों से साझेदारी करना। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में स्थापित हुई थी। फोर्ड मोटर्स नामक फर्म भारत में कब आई, तो 1995 में आई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 149 सदस्य देश है उसका। फोर्ड मोटर कंपनी जो है ने अपना पहला प्लांट कहाँ लगाया था, तो चेन्नई में लगाया था फोर्ड मोटर का पहला प्लांट। अगला क्वेश्चन, यह कंपनी वह कंपनी जो अपने उत्पादन का नियंत्रण एक देश से अधिक देशों में करती है, क्या कहलाती है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। विश्व के किस संस्था ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला, तो विश्व व्यापार संगठन ने। विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन है, तो फोर्ड मोटर्स है। अगला क्वेश्चन है, डिजाइन या चित्र तैयार करने का काम किससे की जाती है, तो कंप्यूटर से की जाती है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको उदारीकरण कहते हैं ना, उदारीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन विदेशी व्यापार पर एक अवरोध है, तो आयात पर कर जो लगता है वही विदेशी व्यापार पर बहुत बड़ा अवरोध है। घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किन के लिए हानिकारक हो सकता है, तो सभी छोटे पैमाने के उत्पादक के लिए हानिकारक हो सकता है। जैसे बहुत दूसरे देश से बहुत भारी मात्रा में कोई चीज़ आ गया, तो यहाँ पर जो प्रॉपर यहाँ का जो बना रहा स्थानीय लोग उस चीज़ को, तो उसका घाटा हो सकता है। ठीक है, तो छोटे पैमाने के जो उत्पादक हैं उनको बहुत दिक्कत, घाटा का सामना करना पड़ सकता है। वैश्वीकरण अब तक किस प्रकार के देशों के पक्ष में अधिक रहा है, तो विकसित देश के पक्ष में अधिक रहा है ना, गरीब देश के पक्ष में ज़्यादा नहीं है। विदेशी निवेश वह निवेश है जो कि खालिस्तान के द्वारा किया जाता है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर व्यापार करने का अवसर देता है, तो सार्वभौमिकरण। अगला क्वेश्चन बन सकता है, विश्व विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का गठन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य था, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण करना था। 20 नंबर क्वेश्चन है, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है, तो ये अमेरिका की कंपनी। ये 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, आते हैं फटाफट आते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो ये 5वां चैप्टर उपभोक्ता अधिकार, जो कि लास्ट चैप्टर है। पहला क्वेश्चन इससे बन सकता है, खाद्य पदार्थों की स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा प्रमाण चिन्ह उपयोग किया जाता है, तो ISI है ना, ISI मार्क। एक मार्क खाली स्थान की स्थिति में लागू होता है, तो कृषि उत्पाद में एक मार्क लगता है। अगला क्वेश्चन है, ISO का पूर्ण रूप है, ISO का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डिजेशन। अगला क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को बनाया जाता है। पहला आंसर सही हो जाएगा। एक उत्पाद पर MRP का अर्थ क्या है, तो अधिकतम खुदरा मूल्य, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम 24 दिसंबर को मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार में संरक्षित है, तो उपभोक्ता संरक्षित है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम खाली स्थान पर प्रतिबंध लगाने के लिए लागू किया गया था, किस पर, तो विक्रेताओं द्वारा व्यावसायिक क्रियाओं के उल्लंघन पर।
अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक उपभोक्ता को कितने अधिकार उपलब्ध है? तो 7 गो अधिकार उपलब्ध है। वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको ISO कहा जाता है, ठीक है। भारतीय मानक संस्थान का प्रमुख कार्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है इसका कार्यालय। 13 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाणिक चिन्ह है? तो ये आभूषण का हॉलमार्क प्रमाण चिन्ह है, ठीक है। तो ये 20 मिनट में पूरा जो इकोनॉमिक्स था 5 चैप्टर 5 का MCQ आपके सामने रखने का प्रयास किया। उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, और बार बार इस वीडियो को देख करके सभी क्वेश्चन को रट लीजिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बन चुका है, पूरी तरह से तैयार है क्वेश्चन, और ये सारा क्वेश्चन यही जो बताएं वीडियो में उसी में से है। तो सभी को याद कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भूगोल, इतिहास ये सब लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।